Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की हवाएं. आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने और समझने की कोशिश की होगी. और आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को शुरू करेंगे. एंड आई होप और आज की इस क्लास में आप सभी क्वेश्चंस को भी उतने ही ध्यान से और अच्छे तरीके से सुनेंगे व समझेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. वेल डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 है विंड्स ऑफ चेंज. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड में पूछा गया है. तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डज एनी वन इन योर फैमिली यूज़ ए हैंड फैन. क्या आपके परिवार में से कोई भी सदस्य हाथ वाले पंखे का प्रयोग करता है. जैसा कि इस चैप्टर में जो है हाथ वाले पंखे के बारे में बात की गई है. व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज. आप अपनी भाषा में इसको क्या पुकारते हैं. व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, और ये किस चीज़ से बना हुआ होता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि येस, जी हाँ, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली यूज़ हैंड फैंस, यानी कि हमारे परिवार के सभी सदस्य हाथ के पंखों का प्रयोग करते हैं. एज वेल एज साथ ही साथ हैंड फैंस आर यूज्ड इन मैनी फैमिलीज जनरली इन रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री, यानी कि साथ साथ हमारे देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर रहने वाले सभी जो परिवार हैं वो आमतौर पर हाथ के पंखों का प्रयोग करते हैं. इन आवर लैंग्वेज हिंदी वी कॉल इट पंखा, कि हमारी भाषा हिंदी में हम इसको पंखा पुकारते हैं या फिर हाथ का पंखा, हम इसको पंखा कहते हैं, फिर हाथ का पंखा कहते हैं. इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ पाम लीव्स, बैम्बू, ग्रास और क्लॉथ. यह पंखा आमतौर पर ताड़ के पत्तों से या फिर बांस से या फिर घास से या फिर किसी कपड़े से बना हुआ होता है. इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है कि वर्क इन पेयर्स, यानी कि समूह में आप काम करेंगे. स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली, और जो नीचे जो पिक्चर आपको दी गई है जिसमें पंखों की तस्वीरें हैं, इनको आप अच्छे से स्टडी करेंगे. एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर कुछ सूचना जो कि आप उसको पूरा करेंगे. डिस्कस योर आंसर, और अपने आंसर को आप डिस्कस करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ. तो यहाँ पर नीचे जो इस तस्वीर में आपके सामने 3 पंखे दिए गए हैं और साथ साथ इसमें जो राज्य हैं जहाँ पर ये पंखे मिलते हैं, जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उनके राज्यों के नाम भी हैं. तो जो पहला पंखा है वो है पूरा गोल है, जो गोलाकार का है, ये पाया जाता है आसाम में. और जो दूसरा पंखा ये पाया जाता है केरला में, जो कि सेमी सर्कुलर है, यानी कि पूरे तरीके से गोल नहीं है. तो जो ये पंखा है पाया जाता है केरला में. और जो ये तीसरा पंखा है जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत है, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, जिसका जो आकार है वह स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल है. इसके बाद इसमें बताया गया कि जो ये पंखे ये किस चीज़ से बने हैं. कि जो पहला पंखा है जो कि आसाम में पाया जाता है, ये बना है बैम्बू से, यानी कि बाँस से. और जो दूसरा पंखा ये बना है पाम ट्री से, यानी कि ताड़ के पत्तों से बना हुआ है. और जो तीसरा जो पंखा है ये बना है मूंज घास से, यानी कि एक प्रकार की घास होती है जिसका नाम होता है मूंज, ये उससे बनाया गया है. इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्क इन पेयर्स, यानी कि समूह में कार्य करना है. मैच द अंडरलाइन वर्ड इन कॉलम नंबर 1, यानी कि वहाँ पर कुछ अंडरलाइन किए गए कुछ शब्द हैं जो कि कॉलम नंबर 1 में दिए गए हैं, विद देयर मीनिंग इन कॉलम नंबर 2, और जो उनके अर्थ है वो कॉलम नंबर 2 में दिए गए हैं, गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, जो कि अगले पेज पर आपके सामने लिखे हुए हैं. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर को अपने सहपाठी और अपने अध्यापक के साथ आप शेयर करेंगे. तो इसमें लिखा है कि आई विजिटेड द क्राफ्ट्स फेयर यस्टरडे, यानी कि कल मैं क्राफ्ट्स फेयर में गया, यानी कि हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसके मेले में मैं गया. इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा. ईच इंडिजिनस आर्टिफैक्ट, यानी कि जितने भी जो चीज़ें थी, जितने भी आर्टिफैक्ट वहाँ पर थे, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाए गए थे ताकि हमें ये पता चल सके कि वो एक स्थानीय डिज़ाइन है, और साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो कहाँ से संबंधित हैं. वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशन, और जो डिज़ाइन था वो कुछ नए रूप में कुछ नए तरीके से बनाया गया था. ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो वहाँ पर जो मेहनत करने वाले जो कुशल कारीगर थे उनके द्वारा जो बनाया गया था. विद इट्स इंट्रिकेट डिज़ाइन, यानी कि बहुत अच्छे सुंदर डिज़ाइंस के साथ, ऐसे डिज़ाइन जिसमें बहुत सारी अच्छे से डिटेल समझाई गई हो, एक एक चीज़ को अच्छे से बनाया गया हो, ऐसे डिज़ाइन के साथ वहाँ पर एक एक वस्तु को बनाया गया था.
इट इन्वोक्ड अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू शोकेस देम। और जो कि सरकार के द्वारा जो इस प्रकार का जो कदम उठाया गया था, इस प्रकार की जो पहल की गई थी कि इन वस्तुओं को सामने रखा जाए, उनके प्रति एक सम्मान की भावना अपने आप ही सामने आ रही थी उनको देख करके। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 में वे शब्द हैं जो कि इस एग्जाम्पल में अंडरलाइन करके लिखे गए हैं और कॉलम नंबर 2 में उनके अर्थ लिखे गए हैं। तो आपको इनसे इनको मैच करना है कि कौन से शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें जो पहला वर्ड है इसमें दिया गया है इंडिजिनस। तो इसका जो सीधा सीधा जो मीनिंग है वो है पॉइंट नंबर 4, अ लोकल फॉर्म वेयर इट ओरिजिनेटेड, यानी कि एक ऐसा डिज़ाइन जिससे कि हमें पता चलता है कि यह स्थानीय डिज़ाइन है और साथ साथ पता चलता है कि कहाँ से संबंधित है। इसके बाद है इनोवेटिव। तो इनोवेटिव का जो मतलब होता है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 जो है कि न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच, यानी कि कुछ डिज़ाइन जो कि अलग तरीके से बनाया गया हो लेकिन ओरिजिनल हो। आगे इसमें इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती लोग, तो इसमें है हार्ड वर्किंग। इसके बाद है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा डिज़ाइन जो कि पूरे एलोबरेट और डिटेल के साथ बनाया गया हो। इसके बाद है इन्वोक्ड, इन्वोक्ड को हम बोलते हैं ब्रॉट आउट, यानी कि चीज़ों को सामने लेकर के आना। अब जैसे कि उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे डिज़ाइन है जिनको देख करके उसमें जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट की भावना अपने आप ही सामने आती है, तो उसको बोलते हैं इन्वोक्ड यानी कि ब्रॉट आउट। इसके बाद इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है एक प्रकार की पहल जो कि नंबर 6 में, और इसका जो कनेक्शन है नंबर 2 से होगा, यानी कि इसका जो मिलान है नंबर 2 से होगा, जो एक्शन टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा कार्य है कि जो कि स्थिति को सुधारने के लिए किया गया, यानी कि एक ऐसी पहल जो कि स्थिति को सुधारने के लिए ली गई है। और इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन और भी जो कि चेक और अंडरस्टैंडिंग में पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि वर्क इन पेयर, समूह में काम करेंगे टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा, यानी कि पंखे पर बनाए गए जो ये टेबल है, जो ये तालिका है, आप इसको पूरा करेंगे। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने आंसर को अपने सहपाठी और अपने टीचर्स के साथ, अध्यापकों के साथ आप शेयर करेंगे। तो इसमें जो ये टेबल आपके सामने है, इसमें स्टेट का नाम, टाइप ऑफ फैन एंड मटेरियल यूज, यानी कि कुछ राज्यों के नाम हैं जिसके सामने जो पंखे के जो नाम हैं और उसमें जो पदार्थ यानी कि जो सामान, जो मटेरियल जो प्रयोग किया जाता है जिससे कि उन पंखों को बनाया जाए, उन सब के नाम लिखे हुए हैं। तो जिसमें पहला स्टेट है वो है राजस्थान, जिसमें बताया गया कि एप्लिक हैंड फैन, यानी कि कपड़ों का एक पंखा। इसमें जो सामान है उसमें आप इसमें लिखेंगे कि पीस ऑफ फैब्रिकेशन ऑन टू अनदर क्लॉथ, यानी कि एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े को सील करके इसको बनाया गया हो, जो कि बहुत ही सुंदर कलाकारी के साथ बनाया गया हो, ऐसे को बोलते हैं एप्लिक हैंड। इसके बाद है राजस्थान, फिर से इसमें राजस्थान है, तो इसमें सामान दिया गया है इसमें, यानी कि जो मटेरियल है वो बताया गया कि गोल्ड थ्रेड, यानी कि एक ऐसा पंखा जिसमें सोने के धागे का प्रयोग किया गया। तो ऐसे पंखे को यहाँ पर नाम हम इसमें रखेंगे कि जारजोड़ी फैंस, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद फिर से राजस्थान है, इसमें है टेम्पल हैंड फैन, यानी कि ऐसे पंखे जो कि मंदिरों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो सामान यूज़ किया जाता है वो एंग्रेव्ड ऑन ब्रास, यानी कि जो पीतल है, पीतल के ऊपर नक्काशी करके उसका प्रयोग किया जाता था ताकि मंदिरों में प्रयोग किए जा सके। इसके बाद है गुजरात, गुजरात के बारे में बताया गया कि मिरर वर्क हैंड फैन, यानी कि ऐसे पंखे जिसके अंदर छोटे छोटे शीशों का काम करके उसको बनाया जाता था। तो इसमें जो सामान जो प्रयोग किए जाते थे वो है कॉटन पेस्ट एम्ब्लिस्ड विद मिरर, यानी कि जो कॉटन यानी कि कपड़ा लगाया जाता था जिसके ऊपर शीशे के जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे, छोटे छोटे शीशों का प्रयोग करके उसको बनाया जाता था। इसके बाद है गुजरात, फिर से गुजरात है, इसमें जो बीड्स है यानी कि मोती का प्रयोग करके बनाया गया जो पंखा था उसको बीड्स एंड फैन कहते थे, यानी कि मोती वाला पंखा। इसके बाद है कच्छ, यानी कि गुजरात का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कच्छ। उसके अंदर जो सामान है उसमें है कि लेदर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल, यानी कि जिसमें चमड़े का और धागे का और ऊन का प्रयोग करके उसको सजाया जाता था। तो ऐसे पंखे को हम बोलते हैं लेदर हैंड फैन। इसके बाद है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो पंखे का जो नाम है वो है 16 हैंड फैन। 16 यानी कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा था, 16 एक प्रकार की घास है जो कि पानी में पाई जाती है, उसके प्रयोग से उसको बनाया जाता था जिसके अंदर उसका मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ 16, यानी कि उस घास का जो मध्यम जो पदार्थ यानी कि जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का स्पॉन्जी होता था, जो कि बीच से जो पंखा जब बनाया जाता था तो उसके बीच में वो वीक रहता था यानी कि कमज़ोर रहता था,
लेकिन पंखा बड़ा सुंदर बनाया जाता था। तो यहाँ पर इसका जो पदार्थ आप इसमें लिखेंगे मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोला, यानी कि एक घास का जो सफ़ेद वाला जो हिस्सा उसका प्रयोग करके वो पंखा बनाया जाता था। इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सामान दिया गया है उसमें प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी एंड सिल्क एंड सेटिन फ्रिल्स, यानी कि वहाँ पर जो पंखा बनाया जाता था झालरों के साथ बनाया जाता था। जो झालर है वह गोल्ड की, सिल्वर जरी है, सिल्क है और सेटिन फ्रिल्स। तो जो झालर वाला पंखा था उसको हम बोलते थे, तो उस पंखे को कहा जाता है फद हैंड फैन, यानी कि फद हाथ का पंखा। इसके बाद है बिहार। बिहार में जो पंखा बनाने का जो सामान है उसमें बताया गया है बम्बू, यानी कि बांस से बना हुआ जो पंखा था, तो इसमें हम कहेंगे इसको बम्बू हैंड फैन, यानी कि बांस के बने हुए जो पंखे हैं। तो इस प्रकार से आप इस तालिका को पूरा करेंगे। तो इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में दिया गया है। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, यानी कि आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है जिसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आप उनके आंसर देंगे। तो इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ओवर टाइम्स, यानी कि समय के साथ साथ पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, यानी कि जो पंखा था वो संस्कृति को दर्शाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु बन चुका था। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, जिसको वितरित किया जाता था वहाँ के जो व्यापारिक जो रास्ते हैं उनके द्वारा उसको भेज करके वितरित किया जाता था। देवर कंसिडर्ड एक्जोटिक एंड स्टाइलिश, उन पंखों को थोड़ा अनोखा लेकिन शानदार माना जाता था, बड़ा स्टाइलिश माना जाता था। ऑल्दो, हालांकि देयर वाज सब्सटेंशियल कॉमनलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, हालांकि पूरे भारत में उनके प्रयोग में एक प्रकार की समानता नज़र आती थी। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड ईच ऑन वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, और वहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो गांव थे और जो कस्बे थे उन्होंने अपने ही अलग प्रकार के पंखे की वैरायटी तैयार करके रखी थी जो कि उनकी परंपरा को दर्शाती है। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल, और जो वहाँ पर जो प्रत्येक जो स्थान है, यानी कि जो हर एक जो स्थान है वो पंखा जो बनाता था उसमें अलग प्रकार का डिस्टिंक्ट मटेरियल, यानी कि अलग प्रकार का पदार्थ, अलग प्रकार का सामान प्रयोग करके उसको विकसित किया करता था, यानी कि उसको बनाया करता था। और या फिर वेराइटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन, और वहाँ पर जो वो डिज़ाइन तैयार किया जाता था वो कुछ खास, कुछ विशेष, जिसके अंदर पूरी तरीके की डिटेल बनाई जाती थी ताकि उसको बहुत ही सुंदर बनाया जा सके। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अनदर, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग नज़र आता था। तो इससे संबंधित आपके सामने क्वेश्चन है कि स्टेट, कि आप ये बताएंगे कि वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो नीचे आपके सामने जो कथन दिया गया है वो सच है या झूठ है। कि पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो पंखा था वो वाणिज्य का सबसे लोकप्रिय वस्तु था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ट्रू, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है। इसमें लिखा है कि पंखा वर ट्रेडेड थ्रू ट्रेड रूट्स, यानी कि जो पंखे का जो व्यापार है वो व्यापारिक रास्ते से किया जाता था, एंड वर वैल्यूड एज क्रूशियल कल्चरल गुड्स, और उसको एक संस्कृति को दर्शाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाई हैज़ द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब पंखास, यानी कि इस चैप्टर में पंखों को वर्णित करने के लिए, यानी कि पंखों का वर्णन करने के लिए ट्रेडिशनल वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है, यानी कि पारंपरिक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द वर्ड ट्रेडिशनल हैज़ बीन यूज्ड फॉर पंखास, यानी कि पंखों के लिए इस चैप्टर में ट्रेडिशनल शब्द का प्रयोग किया गया है, बिकॉज, क्योंकि दे आर इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम, यानी कि इनका जो प्रयोग है वो प्राचीन भारत से किया गया है, यानी कि प्राचीन भारत से इनका जो प्रयोग है वो होता आया है। एंड आर कनेक्टेड विद लोकल कल्चर, और जो कि वहाँ पर स्थानीय जो संस्कृति है उससे ये संबंधित है। कस्टम, जो वहाँ के रीति रिवाज है उससे संबंधित है। एंड रीजनल क्राफ्टमैनशिप, और जो वहाँ की जो क्षेत्रीय जो बनावट है, यानी कि क्षेत्रीय जो कलाकारी है जो कि उसमें बनाई जाती थी, उन सब से वो संबंधित है। इसी तरीके से, इसी वजह से इस पंखे को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि द सेंटेंस
दे वर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश, यानी कि जो पंखे व्यापारिक रास्ते से वितरित किए जाते थे उनको बहुत ही अलग और बहुत ही स्टाइलिश यानी कि बहुत ही अनोखा और शानदार माना जाता था। इज़ एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट बिकॉज, यानी कि यह एक ओपिनियन है ना कि ये फैक्ट है। क्योंकि अब आपको इसमें क्योंकि बताना है। इसमें लिखा है कि क्योंकि एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश आर पर्सनल जजमेंट, यानी कि जो इसमें अनोखापन और जो उसमें जो शानदार यानी कि जो स्टाइलिश है वो एक आपका व्यक्तिगत जजमेंट यानी कि आपका व्यक्तिगत निर्णय होता है। एंड कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जो ये निर्णय है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग निर्णय हो सकता है, यानी कि हर एक व्यक्ति पर ये अलग अलग लागू हो सकता है कि कोई उसको एग्जॉटिक या फिर स्टाइलिश माने या फिर ना माने। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया कि इन्फर वन रीज़न फॉर कॉमनलिटी इन द यूज़ ऑफ पंखाज अक्रॉस इंडिया, यानी कि यहाँ पर आपको एक तर्क रखना है सामने कि फॉर कम्युनिटी इन द यूज़ ऑफ पंखाज अक्रॉस इंडिया, यानी कि संपूर्ण भारत में जो पंखे का जो प्रयोग है उसमें एक प्रकार की समानता पाई जाती है। इस चीज़ का आपको तर्क रखना है और इसका एक कारण भी बताना है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि पंखाज वर कॉमनली यूज्ड अक्रॉस इंडिया, की जो पंखा है वो आमतौर पर संपूर्ण भारत में प्रयोग किया जाता है। बिकॉज, क्योंकि दे वर सिंपल टूल्स, वे बहुत ही साधारण टूल होते हैं यानी कि बहुत ही साधारण चीज़ें होती हैं। फॉर कूलिंग, हवा पाने के लिए, ठंडक पाने के लिए, एंड वर नीडेड इन हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस अक्रॉस द कंट्री, और संपूर्ण भारत में जो गर्म ऋतु होती है यानी कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस कंडीशंस में, उस हालात में इन पंखों की आवश्यकता होती थी। इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा है कि सिलेक्ट विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट असर्शन, यानी कि नीचे दिए गए जो कथन है उसमें से सही कथन, सही अभिकथन कौन सा है। फॉर द गिवन रीजन, एक दिए गए आंसर के साथ। तो इसमें जो रीजन है इसमें लिखा हुआ है कि पंखाज वर मेड ऑफ इंडिजिनस मटेरियल, यानी कि जो पंखा है उनको ऐसे पदार्थों के यानी कि ऐसे सामान के साथ बनाया जाता था जिससे कि उनके क्षेत्र का पता चल जाए, यानी कि स्थानीय सामानों का प्रयोग करके उनको बनाया जाता था। यूनिक और बड़े अनोखे तरीके से बनाया जाता था। टू द रीजन, यानी कि जो क्षेत्र है उससे संबंधित हो। विच एलोबरेट डिज़ाइन, और साथ साथ उसमें एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया जाता था, यानी कि पंखे को कुछ इस तरीके से बनाया जाता था जिसमें जो सामान है और जो उसका डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, साथ साथ उसमें क्षेत्र और जो उसमें जो स्थानीय डिज़ाइन है उसका भी पता चल जाता था। तो यहाँ पर आपके सामने दो रीजंस दिए गए हैं। जो इसमें पॉइंट है उसमें लिखा है कि ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर, यानी कि हर एक प्रकार के पंखे को एक दूसरे से आसानी से अलग किया जा सकता था। पॉइंट बी है कि पंखाज वर यूज्ड बाय मेनी पीपल, यानी कि बहुत से लोगों के द्वारा पंखों का प्रयोग किया जाता था। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि जो करेक्ट असर्शन है यानी कि जो सही बात है वो ये है कि पॉइंट जो ए है, यानी कि ईच काइंड ऑफ पंखाज कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर, यानी कि हर पंखा एक दूसरे से अलग किया जा सकता था, यानी कि आसानी से पहचाना जा सकता था। और इसके बाद आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 2।